So hey guys, welcome back to another breakdown video of a Superwall series and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा शेयर मजे में होगे। क्या बात है यार, ये लाइन मैं काफी टाइम बाद बोल रही हूँ। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आई नो कि वीडियो मैं बहुत टाइम बाद ला रही हूँ, पर कोई बात नहीं यार। कल से अगर तुम्हें प्रोबेबली ये जो सीरीज चल रही है ना अपनी ज़ूकिंग की, अगर ये ना देखने को मिले, मतलब रोज तो ज्यादा हो गया, पर वीक में 3-4 बार अगर देखने को ना मिले तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मत करना प्लीज, फोकट का बोल रही हूँ, कुछ भी सीरियसली मत लो। लेकिन ऑफिशियल एपिसोड के हम बहुत करीब आ चुके हैं, प्रोबेबली 1 या 2 वीडियोस बची हैं, उसके बाद भाई लेटेस्ट एपिसोड तक हम पहुंच जाएंगे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसे भी ना भाई, ये बवाल सीरीज है, रिकैप तो बनता है। सो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई लास्ट वाले ब्रेकडाउन वीडियो में मुझे ऑलमोस्ट छोटा सा हार्ट अटैक आ चुका था, क्योंकि यार अपना कैप्टन मुझे लगा कि ये गया, लेकिन कैप्टन के बिना ये सीरीज अधूरी है। मैंने इसका नॉवल तो ट्राई नहीं किया अब तक, लेकिन पता तो यही चल रहा है जैसे कि रेनेगेड इमॉर्टल में अपने सीतोनन के बिना वैंगलैंड अधूरा है, वैसे कहीं ना कहीं कैप्टन का एक छोटा सा रोल है उसकी लाइफ में। और गाइस, लास्ट के वीडियोस में मैंने तुम लोगों से पूछा था कि यार तुम लोगों को सीरीज कैसी लग रही है, वाइब कैसी है, जरा कमेंट में बताओ ताकि तुम्हारे रिव्यूज को मैं हर जगह शेयर कर सकूं और फिर बाकी सारे लोग भी इसे देखें यार। साथ ही अपने ये मॉन्स्टर ट्रियो यानी कि कैप्टन ज़ूकिंग और ब्रदर ज़ांग सन, इन 3 में तुम्हारा फेवरेट कौन है ज़ूकिंग के बाद, मुझे जरूर बताना। तो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे बेसिकली जो कैप्टन था उसका सामना हो जाता है ज़ूकिंग से, जहाँ पर वो भेस बदलकर ज़ूकिंग से फाइट कर रहा था, लेकिन ज़ूकिंग भाई उससे चुन के बदला लेता है। ऐसे बैंड बजाता है कैप्टन की कि कैप्टन को वो नानी याद दिलाता है। और एंड में वो वाला सीन जब वो कैप्टन के ऊपर हमला करने जाता है और कैप्टन भी बड़े गौर से देख रहा था कि अच्छा अब ये कुछ करने वाला है, और फिर एंड में वो जो फिंगर दिखा के भागता है ना, कमाल का था। वहीं दूसरी तरफ गाइस, ये जो सी कॉप सेक्ट के साथ जो बैटल शुरू हो चुकी थी अपने 7 ब्लड आई की, वो भी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन इस दौरान जो असली बैटल चल रहा था वो था ज़ूकिंग की खुद से ही, क्योंकि उसे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना था। और भाई क्या एब्सोल्यूट फाइटिंग देखने को मिली थी। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो चेकआउट नहीं किया तो जाके कर लेना। लास्ट वाले ब्रेकडाउन वीडियो में हमें ज़ूकिंग का एक कमाल का तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखने को मिला था, और जो देखकर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। साथ ही यहाँ पे 7 ब्लड आई के एंसेस्टर और जो सी कॉप्स के एंसेस्टर है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने टेबल के पास मौजूद है। 7 ब्लड आई के सारे लोग हैं इनकी वाट लगा रहे थे, जो कि मेजर बैटल थी जिसे कि मरफुल्क आइलैंड में लड़ा जा रहा था, जहाँ पे सी कॉप्स क्लैन की हालत खराब करके रख दी थी 7 ब्लड आई ने। लेकिन यहाँ पे इनका बैकअप प्लान भी रेडी हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ पीक मास्टर भी अब सी कॉप सेक्ट के जो एंसेस्टर थे उनके सामने अपने मोहरों को चलना शुरू कर देते हैं। और बस यहीं से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे पीक मास्टर जो सी कॉप्स के एंसेस्टर से कहने लगते हैं कि जंग तो शुरू हो चुकी है और अब हमने अपने लोगों को तैनात कर दिया है, बस तुम्हारी कमी थी और तुमने भी अब जब बैटल अरीना में अपनी दस्तक दे दी है तो अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। एक जंग सिर्फ तभी रुकती है जब हार या जीत का फैसला हो जाए, और स्पेशली जब 2 जानी दुश्मनों के बीच में कोई मुकाबला हो तो सिर्फ जो ताकतवर है वही लोग एट द एंड सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पे उसका कमांड सुनते साथ ही ना जो बाकी सारे लोग थे वो भी बैटल अरीना में वो सबके सब आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सी कॉप्स किंग है वो भी तैयार बैठा हुआ था, वो अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ पे तैयार था। और जैसे ही देखता है ना कि 7 ब्लड आई की तरफ से जो दूसरी फोर्स है वो आगे बढ़ रही है, तो वो भी स्माइल करते हुए अपने लोगों को आगे की तरफ बढ़ने का कमांड देता है। अब यहाँ पे दोनों तरफ से ही जो स्पेशल फोर्स थी वो एक दूसरे के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि भले ही सी कॉप्स क्लैन के लोग तादाद में ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे ताकतवर अपने 7 ब्लड आई सेक्ट के थे, और ये लोग भाई इनको बिल्कुल ना सब्जियों की तरह काटते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पे सी कॉप्स किंग हंसते हुए कहने लगता है कि अटैक तुमने किया, मैंने डिफेंस के लिए अटैक चली, लेकिन अभी तक मैंने स्ट्राइक नहीं किया। और कहते साथ ही वो अपना हाथ सीधा उस मैप की ओर बढ़ाता है और फिर कमांड करते हुए यहाँ पे जो जाइंट सी आर्मी थी अपनी सी कॉप्स क्लैन की, उससे वो छोड़ देता है और बहुत बड़े बड़े विशालकाय जो वॉरियर्स थे वो सीधा मैदान के ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए आ जाते हैं। गाइस, इनका साइज इतना ज्यादा मैसिव था कि 5 बंदे मिलकर ही ना आधे बैटल अरीना को घेर लेते हैं, जहाँ पर की जो मेजर लोगों के बीच फाइट चल रही थी ना उस जगह को। अब यहाँ पे 7 ब्लड आई के आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स थे, जो कि सिर्फ ट्रेजर्स मेरिट पॉइंट्स के लिए फाइट करने आए थे, ये लोग बहुत बुरी तरीके से घिर चुके थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि अरे नहीं, हम तो घिर चुके हैं। जिसके बाद एक तगड़ा वाला स्ट्राइक होता है इन बड़े बड़े वॉरियर्स की तरफ से, और एकदम से काफी सारे लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। जो बचे कुछ रहते हैं ना वो यहाँ पर अपने डिवाइस के थ्रू बाकी सारे लोगों को साथ की ओर जो बैटल चल रही थी उसका पूरा का पूरा जायजा देते और बताने लगते कि प्लीज जल्द से जल्द हमारी मदद के लिए कोई आओ, हम लोग यहाँ पे घिर चुके हैं, हम लोग मर रहे हैं, प्लीज जल्द से जल्द हमें यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है, अगर हम इन्हें यहाँ नहीं रोक पाए। ये कहते साथ ही अचानक से इसकी बोलती बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक और जाइंट सा बीस्ट इनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ चुका था, लेकिन यहाँ पे जो पीक मास्टर थे वो अपने फ्लैग के साथ रेडी थे और कहने लगते कि हार या जीत इसका कोई एक सिंगल मोमेंट नहीं होता है, और ना ही एक मोमेंट में तय किया जा सकता है कि बाजी किस ओर जा रही है। अब यहाँ पे वो अपनी चाल चलते हैं, जिसे देखकर सी किंग कहने लगता है कि चाहे जो तुम चाल चल लो, लेकिन जो बीस्ट टाइड मैंने छोड़ी है ना ये कभी भी तुम्हारी चाल से बदली नहीं जा सकती है, क्योंकि ये लहर सी कॉप्स को फेवर करने के लिए आया है, ना कि तुम्हें। और तभी अपने फिंगर को पॉइंट करता है और जितने भी फ्लाइंग कैरियर्स यहाँ पे मैदान जंग की ओर बढ़ रहे थे ना, अचानक से उनमें एक एक करके एक्सप्लोजन होने लगते हैं। इतना बड़ा मैसिव साइज का अटैक किया गया था कि जिसके चलते
सेवन ब्लड आई को बहुत बड़े डैमेज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्लाइंग कैरेज थी ये इनके बैकबोन की तरह है। क्योंकि फ्लाइंग कैरेज के ऊपर सवार होकर जो रीइंफोर्समेंट टीम थी ना, वो साउथ की ओर ही बढ़ रही थी, जहाँ पर कि ये तांडव मच रहा था। लेकिन यहाँ पर तो जो सप्लाई चेन्स थी, जो रीइंफोर्समेंट की जो लिंक थी ना, उसको ही तोड़ के रख दिया गया है। यहाँ पे सी कॉप्स किंग बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई बाजी अब उसके हाथ में है। एक एक करके जितने भी फ्लाइंग कैरेजेस थे नीचे मौजूद सी कॉप्स सेक्टर के जितने लोग थे ना, वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और पलक झपकते ही आधे से ज्यादा जो फ्लाइंग कैरेजेस थी वो निस्तनाबूद हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो ग्राउंड में जो डिसाइपल्स थे वो सबके सब ना, वो सभी लोग बहुत बुरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। अब यहाँ जो बच्चे कुछ यहाँ पे जो लीड डिसाइपल्स थे वो कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रिट्रीट करना होगा। अब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ एक्सप्लोजन होने लगते हैं और इनकी भी वही हालत होती है जो कि इनके पहले हुई थी। अब तभी यहाँ पे सी कॉप सेक्टर का एक जायंट सा मॉन्स्टर इन सब के ऊपर टूट पड़ता है, इतनी बुरी तरीके से, इतनी ब्रूटली इन्हें मारता है कि यहाँ पर इनके बॉडी के कोई पार्ट्स तक नहीं मिल पाते। तभी यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी शिप को टारगेट करता है और उसका भी वही हाल होता है जो कि इससे पहले बाकी सारे फ्लाइंग कैरेजेस का हुआ था। अब यहाँ पर इतने सारी चीजों को एक साथ डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर यहाँ पे जो इनका किंग था ना, उसको यही लग रहा था कि साउथ के पास जो पर्ल आर्किपेलागो है ये तो पूरी तरीके से अब हमारी मुट्ठी में है। तो वो कहने लगता है कि बताओ कैसा लग रहा है इतनी खतरनाक सी जगह को अपनी मुट्ठी से जाता हुआ देखकर। आई नो बुरा लग रहा होगा, लेकिन पर्ल आर्किपेलागो अब शुरुआत है तुम सबके उल्टी गिनती का, और जिसके बाद तुम्हारा ये जो सेक्ट है ना वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। अभी तो वो शुरू हुआ है, देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। ये जो पर्ल आर्किपेलागो है ना, इसको तो इन लोगों ने पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में ले लिया था। अब दूसरी तरफ से खबर ये भी आती है कि भाई सेवन आई ब्लड के जो दो पीक मास्टर हैं जो कि यहाँ पर डिफेंस लाइन का हिस्सा थे, एक एक करके वो लोग भी यहाँ पर मैदान जंग छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं और घात लगा के कहीं पे बैठे हैं। लेकिन उनकी पूरी सेना उसको तो हम पूरी तरीके से मिटा चुके हैं। अब यहाँ पे वो ये सारी बातें बता रहा था हमारे पीक मास्टर को, साथ ही वो बताने लगता है कि अरे एक मिनट, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, वो लोग तो ऑलमोस्ट मौत के कगार पे पहुंच चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, तो तुम क्या करोगे। और हाँ, काफी सारे गोल्डन कोर एल्डर्स वो तक यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और कुछ तो उनमें से इतना ब्रूटली मारे गए हैं कि उन्हें देखकर बाकी सभी मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, और जो लोग बचे कुचे हैं ना वो भी अधमरी हालत में है और किसी भी वक्त अपनी आखिरी सांसें गिनने वाले हैं। सुन के शायद तुम्हें भी लग रहा होगा कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, तुम चाहो तो बैटल अरीना में जाके देख सकते हो कि कैसे तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे सेक्ट के जो प्राइड है, तुम्हारे जो कोर डिसाइपल्स है, उन सभी को चुन चुन के मारा गया है। हमारे सेक्ट का पास्ट फ्यूचर आज यहाँ इसी मरफुल्क आइलैंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई एक नहीं बचेगा, और जिसके बाद बारी होगी तुम्हारी। क्या हुआ, करो ना कुछ करो, तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, तुमसे हेल्प मांग रहे हैं, क्या कर रहे हो। ज़हनकाई तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, क्या हुआ, डर गए। चलो कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी थोड़ा दिल है, इसलिए मैं तुम पे रहम करता हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सेक्ट बच जाए तो तुम्हें अभी के भी फाइट रोकनी होगी, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट अगर ऐसी हारी हुई बाजी में बार बार इन्वेस्टमेंट करता रहा तो न सिर्फ तुम अपने लोगों को खो दोगे, बल्कि अपने सेक्ट के जितने भी रिसोर्सेज है तुम उन्हें भी बर्बाद कर दोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी बुरी तरीके से हार जाओ। हाँ, तुम्हें सबक मिल गया है, इतना इनफ है। अब ये कहते हुए वो अपने पास एक पेपर को बाहर निकालता है जिसके ऊपर कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी, और यहाँ पर स्माइल करते हुए सीधा यहाँ पे पीक मास्टर की तरफ उसे वो थ्रो कर देता है और कहने लगता है कि ये देखो, ये मैंने कुछ छोटी सी कंडीशंस लिखी है, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल मैं एक जीती हुई बाजी को छोड़ रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अब पीक मास्टर के पास ये जो अग्रीमेंट लेटर है ये उड़ते हुए आता है, जिसमें भाई ऐसी ऐसी चीजें लिखी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये जो ट्रीटी है ना, इसके अकॉर्डिंग इन्हें बिल्कुल मतलब खुद को ना ऐसा सरेंडर कर देना होगा, और सेवन ब्लड आई के काफी सारे रिसोर्सेज को भी ये हड़प लेंगे। विच मीन्स जिसमें जो सबसे पहली लाइन है वो ये कि यहाँ पर दो बड़े क्लैन आपस में फाइट कर रहे थे, और इसका रीजन था जो सेवन ब्लड आई रेस है, इन लोगों ने जानबूझ के जो स्कैर्ड सी कॉप्स रेस है ना, इसके अंदर घुसपैठ की है, और बिना किसी रीजन के ये लोग यहाँ पे आके हल्ला मचा रहे हैं। इन्होंने फाइट के लिए हमें चैलेंज किया और मुंह की खा के दुम दबा के यहाँ से भागने पे मजबूर थे, और इनके पास फाइट के लिए बिल्कुल भी विल नहीं बचा था, इसीलिए ये लोग खुद चल के हमसे ये ट्रीटी करने के लिए आए हैं। पर इन लोगों ने क्योंकि सी कॉप सेक्ट के साथ जानबूझ के पंगा लिया है, तो इसके लिए इन लोगों को कुछ कोर टर्म्स को फॉलो करना होगा। पहला ये कि इन्हें हमारे जो लोगों की जान माल की हानि हुई है उसके चलते इन लोगों को 100 बिलियन गाइस 100 बिलियन स्प्रिट स्टोन्स देने होंगे। लेकिन ये हमारी तरह इतना बड़ा सेक्ट नहीं है, ना ही इनके पास इतने पैसे हैं, तो हम इन पे थोड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। ये लोग चाहे तो पहले साल 30% का दे सकते हैं, और बाकी जो अमाउंट है उसे एज अ ट्रिब्यूट के तौर पर आने वाले 30 साल तक हमें देते रहना होगा, और जो लेट पेमेंट होगी ना उसके लिए इंटरेस्ट भी लगेगा, और अगर कोई पेमेंट ये लोग किसी साल नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए इन्हें हमारी मिलिट्री टीम की जो स्ट्रिक्ट एक्शन है उनका भी सामना करना पड़ेगा। दूसरी शर्त कि क्योंकि इन लोगों ने पहले आके हम पे हमला किया है और अब ये लोग हार चुके हैं, तो सिर्फ सी कॉप सेक्ट के लोगों पर ही अधिकार होगा कि वो लोग यहाँ पर जितने भी लूट है उसे हासिल कर सके। जो कुछ भी रिसोर्सेज यहाँ पे बचा हुआ है वो सब हम हासिल करेंगे, यहाँ तक कि जो लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं उनकी बॉडी और उनकी सोल पर भी हमारा कब्जा होगा, और सेवन ब्लड आई खुशी खुशी हमें ये काम करने देगा, इस पे इंटरप्ट नहीं करेगा। जितने भी फॉलन डिसाइपल्स हैं उनकी बॉडी सिर्फ हमसे बिलोंग करती है, सी कॉप्स रेस से,
इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो मारा गया है वो कितना हायर पोजीशन का था। जो प्राइवेट ब्यूरियल है वो पूरी तरीके से फॉरबिडन है, हमसे कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। और जो लास्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 7 ब्लड आइज को हर साल 1 लाख आम सिविलियंस देने होंगे, जो कि हमें सर्व करेंगे आगे चलकर और हम उन्हें अपने कल्टीवेशन के लिए यूज करेंगे। यहाँ में जो पीक मास्टर है ना वो चुपचाप इस चीज को पढ़ के भाई मन में कुछ नहीं कहते, इवन के लिटरली चुप रहते हैं। वही दूसरी तरफ हम यहाँ अपने ज़ूकिंग को देखते हैं जो भाई इतने टाइम बाद दिख रहा है, जहाँ पे ज़ूकिंग आगे की ओर बढ़ रहा था और इस दौरान उसके दिमाग में यही था कि जो बाकी सारे मेंबर्स हैं ये सभी लोग ऑलरेडी अपने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़े हैं। और देखने से तो यही लग रहा है कि जो 7 ब्लड आई है ये काउंटर अटैक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और इस वक्त बैटल एरिना का हाल भी कुछ ऐसा ही है। क्या सच में हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं? क्या सच में हम रिट्रीट करने वाले हैं? तभी यहाँ पे पीक मास्टर को हम देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए सीधा यहाँ ऊपर से जो सी सरफेस है ना उसकी ओर देख रहा था। और अचानक से भाई यहाँ बैटल एरिना के पास जो पानी वाला इलाका था ना वहाँ पर पानी में जोरों शोरों से हलचल होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे से कोई बहुत बड़ी चीज ऊपर आ रही है और तभी धीरे धीरे करके यहाँ पर चट्टान जैसी चीज बाहर उभर के आने लगती है, जिसके चलते पूरा का पूरा समंदर का पानी उफान मारना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके एक जायंट सा क्रिएचर बाहर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सी लिजर्ड एंसेस्टर है, जो कि टॉप लेवल एक डिवाइन लाइफ फॉर्म है और इनकी कल्टीवेशन स्प्रिट ऑफ ग्रेट सर्कल है। और भाई जैसे ही बाहर आते हैं ना पानी एकदम बिल्कुल उफान तक पहुंच चुका था। एक बहुत बड़ी लहर सीधा मेरफुल्क आइलैंड का जो पर्ल आर्कपेलागो था वहां पे पहुंच चुका था। एक बहुत बड़ी सुनामी जैसे इनकी ओर बढ़ने लगी थी, जैसे देखते साथ ही सीकॉप्स रेस के जो लोग थे ना वो लोग कहने लगते कि आखिर ये क्या बवाल है, सबके सब भागो यहाँ से, मरने वाले हैं। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े एल्डर्स थे ना जो कि यहाँ पर बिल्कुल मैदान एरिना का रुख बदलने के लिए आए थे, अचानक से वो भी समंदर की ओर देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी विशालकाय चीज तेजी से फुल स्पीड से इनकी ओर बढ़ रही थी। ये इतना ज्यादा विशालकाय था कि जो फ्लाइंग कैरेज है ना वो इसके सामने बिल्कुल चींटी समान नजर आ रहे थे। और साथ ही यहाँ पर जो पानी की लहर उठी थी ना, यानी कि जो समंदर की लहरें थी वो इतनी ऊंचाई वाली थी कि ये लोग भी इसके अंदर बिल्कुल समाने वाले थे। और तभी वो लहर इन्हें अपने अंदर डुबोने के लिए आगे बढ़ चुकी थी और ज़ूकिंग ऊपर से ये सारा नजारा देख रहा था। और जब वो इस लहर को देखता है ना तो वो मन में कहने लगता है कि सच में हमें यहाँ से खदेड़ पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला। बस फिर क्या, यहाँ का जो एंट्रेंस था ना कोस्ट लाइन का उसको तोड़ते हुए यहाँ पे जो सी लिजर्ड आइलैंड के एंसेस्टर थे वो आ जाते हैं और भाई वो बिल्कुल ना आइलैंड के नीचे से उसे डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीठ के ऊपर ये जो बड़े बड़े माउंटेन्स जैसी ये जो उनकी हड्डियां थी ना वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाती है। इनका जो पोर्ट वाला एरिया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, विच मीन्स कि ये भाग नहीं सकते थे। जिसके बाद वो एकदम से अपना मुंह फाड़ते हुए सबके सामने आ जाते हैं और यहाँ पर वो जो जायंट सा सीकॉप्स का बीस्ट था ना जो कि अभी तक फ्लाइंग कैरेजेस को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उसको बिल्कुल अपने मुंह से कुचल डालते हैं। इसको निपटाने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और जिसके बाद अपने एक पंजे में एक और बीस्ट को यहाँ पे मसल डालते हैं। यहाँ पर सबकी चीखने की बस आवाजें आ रही थी। जो बैटल एरिना अब तक लग रहा था कि जैसे सीकॉप्स 7 ब्लड आइज एक्ट के ऊपर अपना डोमिनेंट साबित कर रहा था ना, अब ये चारों खाने चित हो चुके थे, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था अकेले यहाँ पे सी लिजर्ड एंसेस्टर ने। अब आसपास का माहौल इतना ज्यादा क्योटिक हो चुका था कि जो जहाँ देखता है वहां पर सिर छुपाते हुए भागने लगता है। सबके सब मैदान छोड़ के भागने लगते हैं, क्या बड़े क्या छोटे। जिसके बाद उनकी टेल से वो एक अटैक करते हैं और पीछे जो बंदा मौजूद था उस तक को वो निपटा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही सी लिजर्ड एंसेस्टर को ये जो सीकॉप्स किंग देखता है ना इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि नहीं सब मुमकिन ही नहीं। लेकिन यहाँ पे भाई नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए सी लिजर्ड आइलैंड के जो एंसेस्टर है वो आते हैं, अपना मुंह फाड़ते हैं और आखिरी बंदे को बिल्कुल स्वॉलो करते हुए यहाँ से गायब हो जाते हैं। इस सीन के साथ गाइस फाइनल आउटकम ये निकलता है कि जो पर्ल आर्कपेलागो है वो बस चंद मिनटों में ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे सीकॉप्स किंग जब इस मास्टर स्ट्रोक को देखता है ना हमारे 7 पीक मास्टर की तरफ से, तो भाई उसके ना खून में आग लग जाती है, आंखों में ही उसका गुस्सा दिख रहा था। और यहाँ पर उसके गुस्से में बिल्कुल घी डालने का काम पीक मास्टर की स्माइल कर रही थी, जो कि यहाँ पर उसे टॉन्ट मारते हुए स्माइल करता है और कहता है कि बताओ अब क्या ख्याल है। इवन की यहाँ पे जो सीकॉप्स एंसेस्टर है ना जो कि दूर बैठा हुआ था सामने से देख रहा था, उस तक को भी बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बस यहाँ पर बैठ के देख रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन वो जानते हैं कि बाजी हम हार चुके हैं। तभी यहाँ पे जो पीक मास्टर है वो अपने हाथों में एक छोटे से तीर को पकड़ते हुए कहने लगते हैं कि इसे देख रहे हो, ये मेरा फाइनल स्ट्राइक है और इसके बाद साबित हो जाएगा कि तुम लोगों ने जो चाल चली है वो कम्प्लीटली यूजलेस है। तुमने भले ही पैतरा खूब अच्छे से आजमाया और रूल्स भी बहुत अच्छे से सेट किया हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं रूल्स को तोड़ने में माहिर हूँ। तो अच्छे बच्चों की तरह मान भी जाओ कि तुम हार चुके हो। अब यहाँ पे जो पीक मास्टर है उसके मुंह से जब ये बात सुनता है ना सीकॉप्स किंग, तो भैया इसके खून में ऐसे आग लग जाती है कि दांत वात पीसते हुए कहने लगता है कि क्या लेकिन यहाँ पे ये कर भी क्या सकता था, पैट्रिया के ऑर्डर पे उसे यहाँ से डिसमिस होना पड़ता है। और तभी थोड़ी देर बाद का हम सीन देख पाते हैं जहाँ पर पीक मास्टर यहाँ पे एक मीटिंग के लिए गैदर हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अपना ज़ूकिंग भी मैदान जंग का जायजा ले रहा था और कहने लगता है कि जितने भी फोर्सेस थे सीकॉप रेसेस के, उन लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी
थी कि बस कैसे ना कैसे करके पर आर्किपेलागो को बचा लिया जाए, और जिसके चलते 90% तक रीइंफोर्समेंट भी इन लोगों ने उस ओर झोंक दिया था। लेकिन सेवन ब्लड आई ने जो ट्रैप इनके लिए बिछा रखा था उसका तो मेन मकसद ये था कि पूरी फोर्स को एक जगह पे गैदर कर पाए, और ये लोग उनके बिछाए जाल में फंस भी गए। और एट दी एंड 90% तक रिसोर्सेज को खोने के बाद इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि जिस जगह को इन लोगों ने अपना बेस बनाया था, सेवन ब्लड आइज ने उस पूरी जगह को ही अपने प्लान का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा बनाया था। उन्हें क्या पता कि वो लोग तो सीधे इनके जाल में फंसने के लिए ही जा रहे हैं। अब तभी हम सी लिजर्ड एंसेस्टर को देख पाते हैं जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही निकल चुके थे, और इस दौरान ज़ूकिंग की नजर उन पे जाती है। वो कहने लगता है कि इतने विशाल का एंसेस्टर ने बस बहुत मामूली सा अटैक किया, इवन की जिन्होंने बस बहुत हल्की सी ही चहलकदमी की, और उसी से पूरा का पूरा ये आर्किपेलागो डिस्ट्रॉय हो गया। और मुझे कभी लगा नहीं था कि सेवन ब्लड आई के कनेक्शन इतने पावरफुल एक्सिस्टेंस से होगा, और इस बैटल में वो उन्हें तक इनवाइट कर पाएंगे। अब यहाँ से ज़ूकिंग ने अपने धर्मा बोट के ऊपर सवार होकर यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि बैटल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम पीक मास्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे जो फोर्थ पीक के मास्टर है उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे और उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि भाई आज तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है, क्योंकि सी लिजर्ड एंसेस्टर को यहाँ पे इनवाइट कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे फोर्थ पीक ने ये कर दिखाया है, जिसके चलते इस बैटल में इनका योगदान वाकई में काबिलिए तारीफ है। यहाँ पे तभी फोर्थ पीक मास्टर कहने लगते हैं कि ये तो बस एक मामूली सी दोस्ती थी, उसी का नतीजा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी तुलना करूँ ना, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। जब बात कंट्रीब्यूशन की है तो तुम्हारे आगे मैं बहुत कमजोर हूँ। अब यहाँ पे थर्ड और सिक्स्थ पीक मास्टर्स भी आ चुके थे, जिनमें से जो थर्ड पीक मास्टर है वो इस वक्त नैन्सन सोल के जो थर्ड हेवनली ट्राइब्यूशन है उस स्टेज पे है। और रही बात सिक्स्थ पीक के मास्टर की, तो वो नैन्सन सोल के फोर्थ हेवनली ट्राइब्यूशन स्टेज पे है। यहाँ पे ये लोग ग्रीट करते हैं, और तभी सेवेंथ पीक मास्टर बताने लगते हैं कि वैसे तुम दोनों का शुक्रिया, तुम्हारे इस फेक इंजरीज के चलते ही ये लोग पूरी तरीके से अश्योर हो गए कि अब ये लोग इस बाजी को जीत सकते हैं, तभी तो ये लोग ऑल आउट गए। हमारी इस ग्रेट विक्ट्री में तुम दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ पे सभी लोग मजे कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो सेवेंथ पीक मास्टर है ना, सिर्फ उनकी प्लानिंग के चलते इन लोगों ने बाजी पलट के रख दी। अब तभी यहाँ पे पीक मास्टर कहने लगते हैं कि एंसेस्टर अब आप बताइए कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि हम सभी लोग आपके अगले ऑर्डर के इंतजार में हैं। जिस पे वो उस अनाउंसमेंट को सबके सामने जाहिर करने के लिए कहते हैं, जिस पे पीक मास्टर हमें नोट करते हुए अब पूरे के पूरे जो सेवन पीक और जो बाकी के पीक के डिसाइपल्स हैं उन तक अपना मैसेज पहुंचाने लगते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे सेवन ब्लड आइज के डिसाइपल्स के कान इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं जब पीक मास्टर बताते हैं कि जो बैटल हमने लड़ी थी इसमें हमारी जीत हुई है, और अब बारी है सभी को रिवॉर्ड्स देने की। तो जो लोग भी अब तक जिंदा हैं और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे हमारे सेवन ब्लड आइज के लिए, तो इन सभी को फर्स्ट बैच में डाला जाता है, जहाँ पर इन्हें एक ही झटके में कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस दौरान जो लोग अभी भी मैदान जंग में मौजूद थे, जो कि अभी भी बच्चे कुछ लोगों के साथ फाइट कर रहे थे ना, जो निपटा रहे थे लोगों को, वो लोग जब ये सुनते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी हम ज़ूकिंग को देखते हैं और वो भी यहाँ बैटल कर रहा था। इस दौरान सेवेंथ पीक मास्टर आगे बताते हैं कि रही बात मेरिट स्कोर की, तो जो टॉप 50 के लोग होंगे उन्हें हमारे सेक्ट हेरिटेज का जो मैजिकल ट्रेजर है उसका एक प्रोजेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ज़ूकिंग ये सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब उसे एब्सोल्यूट स्लॉटर मचाना ही होगा, क्योंकि हर हाल में टॉप 15 में आना ही है अगर एक मैजिकल ट्रेजर का प्रोजेक्शन चाहिए। भले ही डुप्लीकेट हो, लेकिन ये काम एटलीस्ट उसके हाफ लेवल तक तो करेगा। ज़ूकिंग यहाँ पे अब तक जितने लोगों को मिटा चुका था ना, उसके चलते उसकी रैंकिंग 73 थी। समझ आता है कि ज़ूकिंग काम में लग जा, क्योंकि एक मैजिकल ट्रेजर वर्थ इट है कि तो उसके लिए एब्सोल्यूट स्लॉटर मचा दे। जिसके बाद वो काम में लग जाता है। जितने लोगों को निपटाता चला जाता है उतना ही उसके कल्टीवेशन में फायदा होता है, क्योंकि उसने अब तक 44 यानी कि 44 धर्मा प्रेशर्स को ओपन कर लिया था, और साथ ही वो 63 रैंकिंग पे भी पहुंच चुका था। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक बैटल चलती रहती है। धीरे धीरे करके जो सेवेंथ पीक समेत जो बाकी के पीक है ना सेवन ब्लड आइज के, वो लोग और ज्यादा सी कॉप्स के बिल्कुल सेंटर की ओर चार्ज करते हैं, क्योंकि जो लोग भाग रहे थे उन सबको भी तो निपटाना था। इस दौरान 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। बैटल ऑलमोस्ट 3 महीने से ज्यादा वक्त के लिए चलती है, जिसके चलते फाइनली स्कोर्स भी अनाउंस हो जाते हैं और ज़ूकिंग की जो रैंकिंग है वो 59 निकलती है। लिटरली ज़ूकिंग खुद यहाँ पे रैंकिंग को देखकर हैरान था। वो जब चेक करता है ना कि 3 महीनों में बस 3 पायदानी वो आगे निकला है, तो वो खुद हैरानी के साथ कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि सेवन ब्लड आइज पूरी तरीके से टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है, और सबके सब छिपे रिश्तों में ऐसे ऐसे लोगों के नाम है जिनको तो मैं जानता तक नहीं। तभी ज़ूकिंग जब ये सारी बातें सोच रहा था, उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जहाँ एक वॉइस ऐसे बताने लगती है कि ज़ूकिंग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल ऑफ सेवेंथ पीक तुम्हें समन किया गया है, जल्द से जल्द आओ, क्योंकि जूइंग आइलैंड में तुम्हें समन किया गया है। जितना जल्दी हो सके जूइंग आइलैंड में पहुंच जाओ, क्योंकि डिप्टी पीक मास्टर ने तुम्हें समन किया है। अब ज़ूकिंग डिप्टी पीक मास्टर का सुनते साथ ही हैरान था कि आखिर इनको मुझसे क्या काम है, मेरी रैंकिंग्स भी इतनी अच्छी नहीं है, तो आखिर क्या बात हो सकती है। ज़ूकिंग यहाँ पे जूइंग आइलैंड के पास पहुंच जाता है, जहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक था। और इस दौरान यहाँ पर उसके सामने जो वाइस पीक मास्टर का जो हॉल है उसका एंट्रेंस मौजूद था, और वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि ज़ूकिंग आपके कमांड पे हाजिर है। ये सुनते साथ ही वाइस पीक मास्टर अपने हैंड साइन बनाती है और उसे अंदर की ओर बुला लेती है। ज़ूकिंग महल के अंदर पहुंचता है और उसका नजारा देखकर वो हैरान था, क्योंकि ये जगह असल में मेरफुल्क रेस की जूइंग आइलैंड है, जिसके अंदर सेवन ब्लड
है कि प्री बैटल कमांड टेंट को बनाया गया था ज़ूकिंग के सामने। जो 7th पीक के वाइस पीक मास्टर है, जो कि असल में 2 हेवनली ट्राइब्यूशन नैन्सन सोल स्टेज पे हैं, उसे देखते साथ ही कहने लगते कि अच्छा तो तुम ही हो ज़ूकिंग। ज़ूकिंग उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हाँ। ये सुनते साथ ही वो अपनी आईज ओपन करती है और पलक झपकते ही भाई जैसे ही वो अपना गेज ज़ूकिंग के ऊपर डालती है ना, एक झलक में ही पूरी जगह फ्रीज हो जाती है। लिटरली यहाँ पे थ्रोन वाली जगह से लेकर आसपास की पूरी जगह सराउंडिंग की हर एक चीज फ्रीज हो चुकी थी। इवन की ज़ूकिंग भी कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इवन की उसकी जो धर्मा प्रेशर्स थी ना उसके इनसाइड में, वो तक फ्रोज हो चुकी थी। ज़ूकिंग मन में कहता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, इतना पावरफुल सप्रेशन फोर्स। इवन कि मैं अपने लाइफ फ्लेम तक को भी इग्नाइट नहीं कर पा रहा कि जिसके जरिए से मैं यहाँ से निकल पाऊँ। सच में एक ट्रू एक्सपर्ट के लिए एक प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट के कल्टीवेटर को सप्रेस कर पाना बिल्कुल पीस ऑफ केक है। इस दौरान हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो वेपन स्पिरिट यानी कि जो पैट्रियार्क है, वो जो कि सो रहा था, वो भी यहाँ पे बिल्कुल बर्फ की सिल्ली बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे लाइफ लैम्प को भी देख पाते हैं, जिसके सराउंडिंग्स में शैडो मौजूद था और सिर्फ यहाँ पे लाइफ लैम्प ही है, वो यहाँ पे सही सलामत था। ज़ूकिंग देख के हैरान था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब इस दौरान वो मन में कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा रेयर है और मुझे ख्याल रखना होगा कि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। अब इस दौरान थ्रोन के पीछे से जो दिंगशु है वो बाहर आती है और आते साथ ही जैसे ही ज़ूकिंग की हालत देखती है ना, तो वो इमीडिएटली जो वाइस पीक मास्टर है उसके पास चली जाती है और उसके घुटनों के बल बैठकर बहुत ही प्यार से कहने लगती है कि आंट प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सीनियर ब्रदर को यहाँ पे बुला लिया, तो प्लीज बाकी सब कुछ मुझे हैंडल करने दीजिए। अब ये सुनते साथ ही भाई पीक मास्टर क्या ही करती, वो दिंगशु की बात टाल नहीं पाती और ज़ूकिंग को आजाद कर देती है। अब जैसे ही ज़ूकिंग आजाद हो जाता है तो दिंगशु उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताने लगती है कि सीनियर ब्रदर ज़ूकिंग ये असल में मेरी आंट है, जो कि हमारे इस 7th पीक की सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वाइस मास्टर है। वो मेरे अंकल को असिस्ट भी करती है ताकि वो 7th पीक के जितने भी मैटर्स हैं उन्हें मैनेज कर पाए। अब भाई दिंगशु का स्टेटस भाई मतलब अलग ही लेवल पे है। अब ज़ूकिंग यहाँ पे उन्हें रिस्पेक्ट देता है क्योंकि उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये कहाँ से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात करते हुए जो पीक मास्टर है वो बताने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रहे होगे कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर समन किया है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है, एक ऐसा मिशन जो कि सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट करो, जिसके लिए तुम्हें बस इतना करना है कि टेम्परेली तुम्हें दिंगशु के लिए एज अ दाव प्रोटेक्टर के तौर पे काम करना होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब जैसे ही ज़ूकिंग ये सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि बदले में उससे क्या मिलेगा। अब मिस दिंगशु जैसे ये सुनती है कि ज़ूकिंग को उसका दाव प्रोटेक्टर बनाया जा रहा है, वो उसे दाव प्रोटेक्टर कह के बुला रही है, तो वो अपनी आंट से कहने लगते हैं कि आंट कम ऑन, दाव प्रोटेक्टर नहीं बल्कि हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। यहाँ पे यह सुनकर उसकी आंट एक गहरी सांस लेती है और कहने लगती है कि यार इसका मैं क्या करूँ। तो वो ज़ूकिंग से कहने लगती है कि असल में दिंगशु ने इंसिस्ट किया कि वो फ्रंट लाइन जाना चाहती है, बैटल फील्ड के आसपास के जो इलाके हैं उसे वो एक्सप्लोर करते हुए ट्रेनिंग करना चाहती है। उसका कहना ये है कि वो एक्सपीरियंस गेन करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगी, जिसके लिए मैं तो राजी नहीं हूँ, लेकिन मैं बस एक शर्त पे उसे जाने देना चाहती हूँ क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि जो वॉर है वो किसी भी मोमेंट में चेंज हो सकती है, कभी भी कोई भी किसी पे भारी पड़ सकता है और कब किसके ऊपर कौन सा हमला हो जाए इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और बस मैं चाहती हूँ कि वो सुरक्षित रहे, इसीलिए तुम्हें मैं उसके साथ भेजना चाहती हूँ। तुम्हें बस इसके साथ जाना है, इसका साथ देना है और जहाँ पे भी इसका खतरा है उसे तुम्हें अपने ऊपर लेना है। तुम्हें हर हाल में इसकी जान की हिफाजत करनी होगी, बस अगले 1 महीने के लिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें जबरदस्ती आगे चल के बैटल करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें इस बैटल से आजादी मिल जाएगी। उसके बाद वो उसके पास जाते हुए कहने लगती है कि चिंता मत कर, सिर्फ यही नहीं है बल्कि मैं तुम्हें 3 काफी रेयर एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन तलिस्मान भी दूंगी और ये बहुत ज्यादा काम के हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं एक छोटी सी डिटेलिंग को ऐड करना चाहूंगी, छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि शायद बता दो कि ये जो तलिस्मान है, ये जो टेलीपोर्टेशन तलिस्मान है, ये असल में कोई मामूली तलिस्मान नहीं है बल्कि ये लिटरली एक लाइफ सेविंग तलिस्मान है, इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कि लिटरली 3 बार तुम मरते मरते इससे बच सकते हो। और वो कैसे ये तो मैं आगे पता चलेगा। तो यार मैं बहुत से दोंगास को ब्रेक डाउन करती हूँ, बहुत से मैंने देख रखे तो मुझे पता है। यहाँ पे वो अपने पास से उस बैग को बाहर निकालती है जिसके अंदर ये ही जो एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन तलिस्मान है ये मौजूद थे और ये तीनों काफी तेजी से ग्लो कर रहे थे। ये सब एक हाई ग्रेड का स्पेशल टेलीपोर्टेशन तलिस्मान है, जिसके बाद जो वाइस पीक मास्टर है वो भी इसके वैल्यू को कंसीडर करते हुए बताने लगती है कि तुम्हें शायद आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें क्या देने जा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। ये कहते हुए वो दिंगशु की तरफ देख कर कहने लगती है कि इतना जान लो कि तुम्हारी 3 जिंदगियां मैं तुम्हारे हाथ में देने वाली हूँ अगर तुम इसके लिए मान जाते हो तो। यहाँ पे ज़ूकिंग उसकी तरफ देखे जा रहा था, तभी यहाँ पे जो मैसेंजर थी ना वाइस पीक मास्टर की, वो आ जाती है और बताने लगती है कि फ्रंट लाइन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। और फिर वो उसके कानों में जो बताती है उसे सुनकर तो जो वाइस पीक मास्टर है उसके भी होश उड़ जाते हैं। उसके बाद जैसे वो न्यूज को सुनती है थोड़ी टेंशन में लग रही थी और फिर इमीडिएटली दिंगशु के हाथ में वो जो बैग था ना उसे थमाते हुए कहने लगती है कि अब तुम्हारे हाथों में है, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगती है। उसे जाता हुआ देखकर ज़ूकिंग रिस्पेक्ट देता है, तभी दिंगशु उसके पास आती है और कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर ज़ूकिंग, मेरी आंट सच में बहुत ज्यादा काइंड
पर्सन है ना। और पता है ज़िया जोंगहेंग उसने तो मेरे साथ इंसिस्ट किया था कि वो मेरे साथ चलेगा, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बस मेरे लिए मुसीबतों को पैदा करेगा। लेकिन ज़िया जोंगहेंग उसने फिर भी मुझसे इंसिस्ट किया कि एटलीस्ट मैं उसे आंट से मिलवा दूँ। और जब मैं आंट से मैंने उसे मिलवाया तो आंट ने उसे एक ऐसी पिल दी जिसके जरिए से वो एक ही बार में फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल को फॉर्म कर पाया। समझ रहे हो वो कितनी ज्यादा जनरस है। तभी वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करते और कहने लगते कि अगर आप मेरे साथ चलते हो तो शायद आपको इससे भी ज्यादा कुछ मिल सकता है। अब यहाँ पे वो इतनी कैजुअली बात कर रही थी ना ज़ूकिंग से, ज़ूकिंग को खुद भी हैरानी होती है और वो एट द एंड कह ही देता है कि 7th वीक मास्टर, जिस पे वो हमें जवाब देते हुए कहती है कि बिल्कुल वो मेरे अंकल है, मैं उनसे बायोलॉजिकली बिलोंग करती हूँ। और हाँ, मेरी जो आंट है ना और जो मेरे अंकल है, ये दोनों एक दूसरे के दाव कंपेनियंस भी है, लेकिन उनके बिलीव्स डिफरेंट होने के चलते कुछ साल पहले ही उन्होंने 7 ब्लड आइज को छोड़ दिया और सीधा वो शीशान आर्किपेलागो में मूव कर गई और वहीं पे जाके बस गई। और अगर तुम यहाँ पे उन्हें वापस देख पा रहे हो ना, तो इसका रीजन सिर्फ 7 ब्लड आइज है, क्योंकि ये जो वॉर चल रही है इसके चलते लाखों जाने खतरे में है और 7 ब्लड आई भी बहुत खतरे में। और इसी के चलते वो बस वापस आई और आंट ने मुझे रेकमेंड भी किया था कि मैं 7 सेक्ट अलायंस में जाकर आगे की स्टडी करूं, लेकिन उसके लिए भी आपको सबसे पहले कुछ अचीवमेंट्स करनी होगी सेक्ट के अंदर, तभी जाकर आपको आगे भेजा जाएगा। और इसी के चलते मैं कोर डिसाइपल बनी और अब मैं कोर डिसाइपल होने के नाते सेक्ट के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने कुछ अचीवमेंट्स को मैं बनाना चाहती हूँ, जिसके बाद ही मैं आगे बढ़ने का फैसला करूंगी। अब अपनी सारी कहानी बताने के बाद वो ज़ूकिंग से बड़े प्यार से कहती है कि तो सीनियर ब्रदर ज़ूकिंग, क्या आप मेरी इस काम में मदद करेंगे, मुझे खुशी होगी। ये कहते हुए वो उसे वो बैग ऑफ होल्डिंग दिखाती है और उसे देने लगती है। अब ज़ूकिंग मान जाता है और सीधा उस बैग ऑफ होल्डिंग को पकड़ लेता है। अचानक से उसके अंदर से एक क्रिस्टल जैसी चीज बाहर आती है, जो कि असल में जो सू जियानक्यू है, यानी कि जो वाइस पीक मास्टर है, उनकी यहाँ पे एक मैंडेटेड स्पेस रिकॉर्डिंग है, यानी कि उनका एक मैसेज है जो कि उन्होंने ज़ूकिंग के लिए छोड़ा था। अचानक से ज़ूकिंग खुद को उसी स्पेस में पाता है, जहाँ पे एक वॉइस उसे कहने लगती है कि ज़ूकिंग, अब जबकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया इस टास्क को और अब से तुम दाव प्रोटेक्टर बनने वाले हो दिंगशू के, तो उससे पहले मैं तुम्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो उसके सामने आ जाती है, यानी कि उनका एक स्पिरिचुअल अवतार इस वक्त ज़ूकिंग से बात कर रहा था। वो बताने लगती है कि जब लास्ट टाइम तुम दिंगशू के साथ गए थे ना समंदर में, तो तुम्हें याद होगा कि रास्ते में तुम लोगों ने एक जायंट ड्रैगन कैरेज को एनकाउंटर किया था, एक ऐसी चीज जो कि जितनी ज्यादा रहस्यमय है उतनी ज्यादा ट्रेजर्स भी है। हमारी जानकारी के लिए बता दो, इसे असल में सोलर इंपीरियल कैरेज कहा जाता है, जो कि एंशिएंट टेक्स्ट में पाई जाती है। अब ज़ूकिंग याद करने लगता है कि आखिर ये किस चीज के बारे में बात करती है। तभी उसे याद आता है कि हाँ, पानी के अंदर उसने देखा था एक बहुत बड़ा सा जायंट सा कैरेज। तभी यहाँ वो आगे बताने लगती है कि हमारे सेक्ट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये जो जायंट सा ड्रैगन कैरेज है, इसके अंदर एक इंपीरियल लेवल की लेगेसी भी छिपी हुई है, जो कि बरसों से उसे अपने अंदर कंटेन किए हुए है। और ये क्या है हकीकत में इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन जो 7 सेक्ट अलायंस के जो ग्रैंड अलायंस लॉर्ड है, वो काफी ज्यादा स्पेशल है। उन्होंने एक बार एक ऐसे सीक्रेट आर्ट का यूज किया कि जिसके जरिए से एक सिंगल ब्रीथ, यानी कि एक सांस तक के लिए वो उसके अंदर जा पाए, ताकि पता कर पाए कि आखिर वो कौन सी इंपीरियल लेवल की लेगेसी इसके अंदर छिपी हुई है, जो उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। वो गए, कामयाब भी हुए, लेकिन बस एक सांस भर तक की ही झलक उन्हें नसीब हुई और बस उसी एक सिंगल चीज से इन्होंने फिनिश फायर सोल डिवोरिंग आर्ट को बनाया। और तुमसे बेहतर कौन जानेगा कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक आर्ट है। ओ भाई गाइस, ज़ूकिंग हैरान था और कहने लगता है कि क्या एक इंपीरियल लेवल की लेगेसी, मतलब उसकी एक मामूली सी झलक से उन्होंने इस कदर की चीज बना डाली। अब अंदाजा लगाओ कि वो लेगेसी पूरी की पूरी अपने आप पे क्या बवाल चीज होगी। अब यहाँ पे जो वाइस पीक मास्टर है वो बताने लगती है कि ये जो सोलर इंपीरियल कैरेज है, इसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कब कहाँ अपीयर हो जाए किसी का नहीं पता। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंज कि ऑलमोस्ट देखते साथ ही लोगों के ऊपर मौत का खतरा मंडराता है। तो भले ही अगर तुम्हारा दोबारा इसके साथ सामना हो जाता है तो अपना खास ख्याल रखना, क्योंकि इसका मतलब नियरली सर्टेन डेथ है, यानी कि मौत के बहुत नजदीक। ये कहते हुए वो चली जाती है और जाते हुए बस इतना कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम लालची नहीं बनोगे। ज़ूकिंग उन्हें रिस्पेक्ट देता है और फिर वो वापस से रियलिटी में आ चुका था। इस दौरान ज़ूकिंग बार बार उस बैग को देखे जा रहा था और उसे वही सारी बातें याद आ रही थी जो कि अभी अभी जो 7 पीक के वाइस मास्टर है उन्होंने बताया। तभी यहाँ पे दिंगशू एक टक उसे देखे जा रही थी और कहने लगती कि ज़ूकिंग, आप ठीक है ना, क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे। चिंता मत करो, अगर आपको पसंद नहीं है जाना तो आप मना कर सकते हो, चाहे हम जाओ या ना जाओ, लेकिन फिर भी ये गिफ्ट आपका ही हुआ। अब ज़ूकिंग कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर दिंग के पास अगर ऐसी कोई चीज हो ना, इतना पावरफुल ट्रेजर, इतना पावरफुल तिलिस्मान हो, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी दाव प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे चूज क्यों किया गया। जिस पे वो नजरें फेर लेती है और कहने लगती है कि असल में जो हर्बल स्टडीज है, मैं बाद में उन पे फोकस करना चाहती हूँ, तो सोचा इस दौरान अगर आप साथ चलोगे तो हम थोड़ी मतलब इस पे बातचीत कर सकते हैं, आप मुझे सिखा भी सकते हो और ऐसे हमारा वक्त भी जाया नहीं होगा, हम बोर भी नहीं होंगे। आप रास्ते में मुझे सिखाते रहना, प्लांट्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में, जो कुछ भी आपको पता है आप एज अ ट्यूटर के तौर पे मुझे टीच कर सकते हो। आफ्टर ऑल मोस्टली जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स हैं वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर कोई मुझे आपकी तरह सिखा तो नहीं सकता ना, क्योंकि सिर्फ आप कोई हर्ब्स और जो प्लांट्स
से इनके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग है। मैं बस अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा काम में लगाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आपका सजेशन दिया। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर ज़ूकिंग समझ आता है कि हाँ आइडिया तो रीजनेबल लग रहा है, तो वो मान जाता है और कहता है कि चलो फिर निकलते हैं। अब ज़ूकिंग जैसे ही राजी हो जाता है ना, तो दिंगशु के दिल में ऐसे घंटी बजती है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और इस दौरान चलते चलते दिंगशु ज़ूकिंग से टकरा भी जाती है। यार इसके दिल में इतनी फीलिंग्स है, लेकिन ज़ूकिंग वो तो उसे जरा भी भाव नहीं देता। अब यहाँ पे इन दोनों को जाता हुआ देखकर दूर से ही जो वाइस स्पीक मास्टर वो कहने लगती है कि दिंगशु तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो, तुम्हें फॉर्च्यून ने बचपन से ही ब्लेस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आउटर वर्ल्ड की जो क्रुएलिटी है वो तुम्हारे अंदर के इस मासूम से दिल को तोड़ना दे। उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे अच्छे से फेस कर पाओगी। जाओ आगे बढ़ो और रियलिटी का सामना करो। और गाइस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। गाइस अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो कल ही चाहिए तो फटाफट से इस वीडियो पे 2K लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे कर दो और नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो तुम्हें कल ही देखने को मिल जाएगी। और हाँ कमेंट अच्छा सा करना, ये XYZ टाइप मत करना यार, मेहनत लगती है यार, तो कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। और हाँ वीडियो तुम में से सारे लोग देखते लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है यार, सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। सो गाइस अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।